एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड पूल काउंसलिंग से रिलेटेड है। पूल काउंसलिंग आपकी 17 दिसंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है और आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपको सीट्स चेक करनी है, उस पर भी वीडियो बन गई है, किस तरह से आप सीट चेक करेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपसे यही कहूँगी कि 17 और 18 को आप रजिस्ट्रेशन ना करके 19 को रजिस्ट्रेशन करें। इन 2 दिनों में आपको अच्छे से सोचना है, अपना मन बनाना है कि आपको पूल काउंसलिंग करनी है या नहीं करनी है। फिर 19 को आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अब ये 2 दिन आपको सोचने को इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको 51,250 रुपीज़ एक साथ पे करने होंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। वहाँ पर आपको फिर से इतने पैसे जमा करने होंगे। क्यों? क्योंकि आपके ये वाले पैसे जो आपने पूल काउंसलिंग में सबमिट किए हैं वो 1 वीक भी लग सकता है रिफ़ंड होने में और 1 महीना भी लग सकता है, तो वो इतनी जल्दी रिफ़ंड नहीं होंगे। और डायरेक्ट एडमिशन जल्दी ही 24 से स्टार्ट हो जाएंगे, 24 या 25 से। तो आपको ये पैसे फिर से अरेंज करने होंगे। अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो फिर आप पूल काउंसलिंग कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, आप पहले सीट्स चेक करें। सीट चार्ट अपडेट हो चुका है 16 दिसंबर को, आप उसको अच्छे से चेक करें। अगर किसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए और वहाँ पर एक भी सीट अवेलेबल नहीं है तो आप उस कॉलेज में बात करें। अगर वो आपको बोलते हैं कि आप आके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो तो आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले लें, पर ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस ना ली जाए। और अगर सीट आपकी मर्ज होती हैं या नहीं होती हैं साइंस और आर्ट्स की, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप अपने कॉलेज में कंफर्म करें, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप किसी के भी कहने से इस तरह से चॉइस फिलिंग ना करें कि वहाँ पर सीट्स मर्ज हो जाएंगी। अगर आपको कॉलेज में कहा जाता है तो ही आप ऐसा करें, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ओके, अब पूल काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वो गाइडलाइंस क्या हैं मैं आपको इसमें समझाती हूँ और इनको समझने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका राउंड 2 है। फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आपने फर्स्ट राउंड के किसी भी फेज़ में पार्ट नहीं लिया है तो आप पूल काउंसलिंग कर सकते हैं। दोज हु आर नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन राउंड 1, जिन्होंने राउंड 1 में पार्ट तो लिया लेकिन उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो भी पूल काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। उनके 5,000 उनको रिफंड हो जाएंगे। और दोज हु फेल टू पे बैलेंस फी अगेंस्ट द अलॉटेड सीट, या फिर जिनको कॉलेज मिल गया लेकिन वो इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने फ़ी पे नहीं की, बैलेंस फ़ी, तो वो भी पूल काउंसलिंग कर सकते हैं लेकिन उनके 5,000 रिफंड नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग इज़ द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट काउंसलिंग। तो बिल्कुल फर्स्ट काउंसलिंग की तरह ही होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पे करना है रजिस्ट्रेशन फ़ी। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर आपको फुल कॉलेज फ़ी पे करनी है, वहाँ पर आपको 5,000 पे करना होता था। उसके बाद आपको चॉइसेस फिल करनी है। तो दोनों चीज़ें आज ही स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन यूजिंग देयर क्रेडेंशियल्स। आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पर फिल करने हैं, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वहाँ पर एक लिंक दिया रहेगा फॉरगॉट पासवर्ड, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से नया पासवर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अपॉन लॉगिन दे हैव टू फिल द डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है और पासबुक का फ़ोटो भी लगाना है। देखिए यहाँ पर कहीं लिखा नहीं हुआ है, अगर आपको नहीं कहा जाएगा पासबुक का फ़ोटो लगाने को तो आप फिर ना लगाएं। तो आप डिटेल किसकी देनी है, आप अपने फादर के बैंक अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, मदर या फिर सेल्फ। इन तीनों के अलावा आप किसी और की अकाउंट डिटेल यहाँ पर नहीं दे सकते। तो ये बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए मांगी जाती है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020 एंड हुज रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड हैव टू एंटर द मार्क्स एंड अपलोड द स्कैन कॉपी। ओके, अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, अभी आपने 2020 में ही अपनी ग्रेजुएशन की है, तो आपको वहाँ पर आपके मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद उस
उसकी स्कैन कॉपी आपको वहाँ पर लगानी है। अगर स्कैन कॉपी है आपके पास, यानी कि आपके पास नेट वाली कॉपी है, तो फिर उस पर आपके प्रिंसिपल के साइन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, काउंसलिंग फ़ी एंड फुल कॉलेज फ़ी पेमेंट। इन पॉइंट्स को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। काउंसलिंग फ़ी इज़ ₹750, 750 रुपये काउंसलिंग फ़ी होती है, जो कि आपकी रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी केस में। दे हैव ऑल्सो डिपॉजिट ₹51,250 एज फुल कॉलेज फ़ी। ये आपको पूरी कॉलेज फ़ी आपकी जो आपको पे करनी है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना। दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड इफ़ द कैंडिडेट इज़ अलॉटेड अ कॉलेज। ये पैसा आपको तब रिफ़ंड नहीं होगा अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही होगा, क्योंकि आपका इतना बड़ा अमाउंट आपको रिफ़ंड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इफ़ एनी कैंडिडेट टू होम कॉलेज इज़ अलॉटेड डज नॉट रिपोर्ट टू कॉलेज देन द कॉलेज फ़ी ऑफ ₹51,250 विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप टाइम से जाकर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं विदिन 3 डेज़, तो भी आपको आपका ये मनी रिफ़ंड नहीं होगा और आपका एडमिशन भी नहीं लिया जाएगा। तो आपको टाइम से कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है पूल काउंसलिंग में, तो आपका जो ये अमाउंट है ये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा उस बैंक अकाउंट में जिसकी डिटेल आपने यहाँ पर प्रोवाइड की है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, अब हम चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। बिफोर चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट्स हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको इन चीज़ों को वेरीफाई करना है। ऑप्शन फॉर संस्कृत, अगर आपने संस्कृत ग्रेजुएशन में तीनों साल अपने संस्कृत पढ़ा है, ये नहीं कि आपने सिर्फ लास्ट ईयर में या फर्स्ट ईयर में, अगर तीनों साल पढ़ा है तो आपको यस ऑप्शन वहाँ पर कर देना है। ऑप्शन टू करेक्ट देयर जेंडर इन केस इट इज़ इनकरेक्ट, आपने गलती से अगर एप्लीकेशन फॉर्म में जेंडर गलत फिल कर दिया है तो यहाँ पर करेक्ट करने का ऑप्शन आया है। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। आपको चॉइसेस आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है, यानी कि जो कॉलेज आपको चाहिए उसको आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे ऐसे कॉलेज रखने हैं आपको जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन गिव एज मैनी चॉइसेस एज दे वांट। कैंडिडेट्स कितनी भी कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, 20, 50, आप कितने भी कॉलेज फिल कर सकते हैं और आप सिर्फ एक चॉइस भी फिल कर सकते हैं। लोअर रैंक कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव मोर चॉइसेस टू अवॉइड रिजेक्शन इन अलॉटमेंट। जिनकी रैंक कम है, यानी कि जिनकी रैंक लाखों में है, वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज़ करें, अपने आसपास के कॉलेज। ऐसे नहीं कि जहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले सकते, आसपास के कॉलेज चूज़ करें, उनमें से आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकें। ओके, आगे देखिए, चॉइसेस कैन बी प्रीव्यूड एंड रीअरेंज एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट फाइनल सबमिशन। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी चॉइस फिल की हैं, तो मान लीजिए आपने ये गलत अरेंजमेंट कर दिया, आपको थर्ड वाला कॉलेज फर्स्ट पे रखना था, तो आप इसको कितनी भी बार रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक कर सकते हैं जब तक आप फाइनल लॉक वहाँ पर ना करें। चॉइसेस कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल सेशन। आप चॉइसेस, आपके पास 4 दिन का टाइम है चॉइस फिल करने के लिए, आप किसी भी दिन कितनी भी बार चॉइसेस फिल कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको मान लीजिए आप आज चॉइस फिल कर रहे हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको ये प्रोसेस कल स्टार्ट करना है, तो आपने जो भी चॉइसेस फिल किए हैं उसको सेव ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर सेव कर दें ताकि आपका डेटा लॉस्ट ना हो, और फिर से आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपकी वही चॉइसेस वहाँ पर आ जाएंगी। तो देखिए, सेव करना है, लॉक नहीं करना है। लॉक करने के बाद आप कोई रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड द चॉइसेस बट नॉट लॉक्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग इज ओवर, इट विल ऑटोमेटिकली बी लॉक्ड एंड देन सीट अलॉटमेंट प्रोसेस विल बी डन। अगर आप चॉइसेस फिल तो कर देते हैं लेकिन उसे लॉक करना भूल जाते हैं, तो वो लास्ट डेट पर अपने आप लॉक हो जाएंगी और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जो भी आपने चॉइस में फिल किया है, अगर वहाँ पर सीट्स हैं तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा।
कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होगा? कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक। देखिए जो कॉलेज का अलॉटमेंट होगा वो स्टेट रैंक पर ही होगा, एज वेल एज द कॉलेज दे हैव सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और जो भी आपने प्रेफरेंस दिए उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी टू बी फॉलोड ऑन एडेड एंड गवर्नमेंट कॉलेज ओनली। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी, वो सिर्फ एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज में ही फॉलो की जाएंगी, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं। EWS रिजर्वेशन टू बी फॉलोड इन एडेड गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। EWS की जो रिजर्वेशन है वो सभी कॉलेज में फॉलो किए जाएंगे, सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में नहीं किए जाएंगे। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन। जो आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपके उसी लॉगिन पेज पर आएगा जहाँ पर आपने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस की है। प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड। पहले दिन आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, अगले दिन आपको कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फ़ी आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो उसी में आपकी फ़ी रिसिप्ट भी आएगी, और ये अलॉटमेंट लेटर लेकर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज। द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मान लीजिए आपको 20 को अलॉटमेंट होगा तो आपको 21, 22, 23 इन 3 दिनों के अंदर जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, देखिए यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे एक साथ, बाकी आप उस कॉलेज में भी बात कर लीजिए कि आपको कब लेकर आने डॉक्यूमेंट्स। देखिए ये पूल काउंसलिंग है तो यहाँ पर सारी प्रोसेस जल्दी जल्दी की जाएगी, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट जाकर प्रिंसिपल से वेरीफाई करा लेने हैं। इफ़ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट फाउंड वैलिड, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं पाए जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है। आगे देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए आपके पास। कैंडिडेट्स वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको 2 या 3 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, बाकी कॉलेज में पूछ लें आप, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोनों लेकर जाने हैं। प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो आपका ये कन्फर्मेशन लेटर है इसको तो लेकर जाना कंपलसरी है। एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लेकर जानी है। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड जो आपका रैंक कार्ड है, JEE BEd 2020 आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है जिसे हिंदी में सनंद भी बोलते हैं। ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 10th से लेके ग्रेजुएशन तक, या आपने PG भी किया है तो PG तक की सारी मार्कशीट आपको लेकर जानी है। तो देखिए ग्रेजुएशन की आपको 3 साल की मार्कशीट ले जानी है और PG की आपको 2 साल की मार्कशीट लेकर जाना है। कैटेगरी सब कैटेगरी वेटेज सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड दोनों लेकर जाने। फोटोकॉपीज़, ओरिजिनल फ़ोटो ID इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी कि आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, आप कुछ भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ज़्यादा सही रहेगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाने आपको, आप 4 से 6 फ़ोटो लेकर जाएं। फ़ी रिसिप्ट की कॉपी लेकर जानी है जो कि आपके अलॉटमेंट लेटर में आपको रहेगी। अलॉटमेंट लेटर की 1-2 कॉपी और निकलवा के 1 कॉपी आप अपने पास रखें, 1 कॉपी आप कॉलेज में सबमिट कर दें। तो आई होप कि आपको ये सारी गाइडलाइन समझ में आ गई होगी। देखिए डायरेक्ट एडमिशन का भी यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। ये आपका राउंड 3 रहेगा। दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज़ डन एट द कॉलेज लेवल, ये आपको कॉलेज में ही सारी प्रोसेस की जाएगी, वहाँ पर भी आपको काउंसलिंग की तरह ही आपका एडमिशन कराया जाएगा, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन में टेंशन कौन लें? जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नहीं है और वो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे कॉलेज में जाकर एडमिशन ना लें, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना लें कि आपको कोई भी कुछ भी बता देता है कि सस्ते में करा देंगे, और ये इस तरह से ना लें। आप अच्छे कॉलेज में बात करें तब एडमिशन लें। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन वुड बी कैरिड आउट इफ़ द सीट्स रिमेन वैकेंट इन द कॉलेज आफ्टर, जब फर्स्ट और पूल काउंसलिंग के बाद सीट्स बच जाती हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग हु पजेस अ वैलिड स्टेट रैंक, आपकी स्टेट रैंक होनी चाहिए, कोई वैलिड स्टेट रैंक, यानी कि आपका
एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, चाहे आपके 0 ही मार्क्स क्यों ना आए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द कैंडिडेट्स हु पजेस अ वैलिड स्टेट रैंक एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन, तो कौन कौन से हैं? जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया है, जिन्हें पूल काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिला है, या फिर जिन्होंने पूल काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं लिया है, ऐसे सारे कैंडिडेट्स डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी कैंडिडेट्स डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया है। 750 रुपये आपको रिफंड नहीं होंगे। ओके, द कॉलेज विल बी वेरीफाई द कैंडिडेट्स डिटेल, आपकी जो डिटेल्स हैं सारे की सारी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वेरीफाई की जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट सब, और आपको भी वेरीफाई किया जाएगा कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है। फ़ी विल बी डिपॉजिटेड एट कॉलेज लेवल, कॉलेज लेवल पर ही आपको फ़ी पे करनी है, लेकिन वहाँ पर आप एक बात पूछ लें कि आपसे एक्स्ट्रा फ़ी ना ली जाए, जितनी फ़ीस नॉर्मल कॉलेजेस में होती है आपसे उतनी ही फ़ीस ली जाए। डायरेक्ट कॉलेज का आपको एक फ़ायदा हो जाता है, वहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट में फ़ी पे कर सकते हैं, और बाकी कुछ कॉलेजेस फर्स्ट और सेकंड राउंड में भी आपको इंस्टॉलमेंट की शायद सुविधा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूल काउंसलिंग में आपको पूरी फ़ीस एक साथ पे करनी है, तो इंस्टॉलमेंट की तो बात ही नहीं आती। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।